हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि मॉड्यूल है टाइम मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस। तो देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्या हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 स्टार्ट किया था, आज बचा हुआ पोर्शन हम करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है, टाइम मैनेजमेंट का लाभ क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अचीव डेली गोल्स, रिड्यूस स्ट्रेस या ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो टाइम मैनेजमेंट का लाभ नहीं है। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम ये भी सही है इसका आंसर, है ना। ये भी होता ही है क्योंकि समय पर काम को ख़त्म कर देना ये टाइम मैनेजमेंट का लाभ होगा। अचीव डेली गोल्स, हमारे रोज़ का जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, है ना। दूसरा रिड्यूस स्ट्रेस, जब हम सारा काम टाइम पर ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगी। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन किस चीज़ को सुधार करने में मदद करता है, वीकनेस, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस या प्रेशर। तो क्या परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करेगा, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें सुधार आएगा अच्छा टाइम मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ टेक्निक। वर्क टाइम का जो ब्लॉक है ये कौन सी टेक्निक है, डोरो, पोमो, पोमोडोरो या डोमो। ये जो क्वेश्चन है ये इसकी थ्योरी से है, टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क की जो थ्योरी है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअल में। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये ट्रिक क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइमर लगाते हैं, कोई भी एक टास्क पर्टिकुलर टास्क सिलेक्ट करते हैं। उस टास्क को करने के लिए हम टाइमर सेट करते हैं शुरुआत में 25 मिनट का, और 25 मिनट तक उस काम को करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर 25 मिनट के बाद जैसे ही टाइमर ऑफ होता है तो हम हमारी प्रोग्रेस को चेक करते हैं कि हमने कितना काम किया। वो होने के बाद फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ऐसे 4 पोमोडोरो जो स्लॉट्स हैं वो पूरे करने के बाद हम फिर एक लंबा ब्रेक लेंगे 15 से 30 मिनट का। उसके बाद यदि हमारी इफिशिएंसी बचती है तो फिर हम आगे फर्दर काम करेंगे। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। रहीम क्या कर रहा है अपने लंच ब्रेक में, जब ऑफिस में लंच ब्रेक होता है तब वो एमएस ऑफिस सीखने का प्रयास करता है ना, सीखता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, ऑनलाइन जॉब या लॉजिकल थिंकिंग। ये होगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टाइम को मैनेज करके जैसे तैसे लंच ब्रेक में समय निकाल रहा है। किस चीज़ के लिए, एमएस ऑफिस को सीखने के लिए। वो अपने आप को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा है, किसकी मदद से, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रक्टेड इन द ब्लॉक्ड टाइम, विच मेथड डज ही फॉलो। अब वो 25 मिनट, मैंने कहा ना पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 25-25 मिनट का हम टाइमर सेट करते हैं। पहला कोई टास्क सेलेक्ट किया, उसके लिए 25 मिनट का टाइमर सेट किया, और हमने ये निश्चय किया कि इस 25 मिनट में हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, किसी भी कोई भी व्यवधान या कोई भी बाहर से डिस्टर्ब करने वाली चीज़ आएगी तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे वो 25 मिनट के लिए। तो उस 25 मिनट में हम हमारे काम को करते हैं और फिर उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 बार करने के बाद फिर 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी इफिशियंसी और कितनी बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तो ये कौन सी टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की जो स्किल है वो क्या कहलाती है, ओवर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब नाम ही इसका क्या है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, हम क्या क्या समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई समस्या समाधान में कौन सी टेक्निक शामिल नहीं है, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, सेट टाइमर या फाइंड सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास समस्या है और समस्या का समाधान ढूंढना मेन काम है, उसके लिए टाइमर का फर्क नहीं पड़ता कि वो समय कितना भी, क्योंकि समस्या का हल ही नहीं है अभी हमारे पास, तो हम समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, है ना। तो ये इसमें टाइमर सेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट। एक कोई भी व्यक्ति जो समस्या का समाधान ढूंढने में कैपेबल होता है तो वो क्या क्या अच्छा कर सकता है, वो क्या क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करियर या पेंटिंग। तो वो काई में अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होगा। वन विल गेट बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि वो क्या कर रहा है, समस्या का समाधान ढूंढने में योग्य है, कैपेबल इनफ टू फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में कैपेबल है, सक्षम है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा उसका। तो वन विल बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग।
नेक्स्ट, सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप। भाई सोनी है वो कोई कुछ डाउनलोड कर रहा होगा लैपटॉप में, तो उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही, उस प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सुलझाने की कोशिश कर रहा है। शी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पहली बार में सफल नहीं हो पाता। वाट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए? तो ट्राई अनदर वे, क्विट द टास्क, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, या क्विट द जॉब। तो क्विट द टास्क और क्विट द जॉब ये तो है कि समस्या से भागना, तो समस्या से भाग जाना समस्या का समाधान कभी नहीं होता। नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि समस्या का समाधान ढूंढा ही नहीं, एक बार नहीं मिला तो फिर उसके बाद समस्या को खोजा ही नहीं। अल्टीमेटली वो वही है कि समस्या से भाग गए, तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं। क्या होगा, ट्राई अनदर वे, एक बार असफल हुए दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे जब तक कि हमें समाधान नहीं मिल जाता। नेक्स्ट, स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सचर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग। भाई स्टीव की माँ ने क्या कहा कि भाई मिक्सचर ग्राइंडर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उसका जो स्टीव का पहला कदम क्या होगा, उसकी उसकी माँ ने जो समस्या बताई उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा? कंप्लेन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेल द मिक्सर, या थ्रो इट। फेंक देना और बेच देना तो समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। थ्रो इट मतलब फेंक देना, बेच देना, सेल द मिक्सर मतलब बेच देना, भाई नहीं चला तो बेच ही दो, ऐसा नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले समस्या को ढूंढेंगे कि समस्या क्या है, केबल खराब है या कुछ डैमेज हुआ है, तो उसको रिपेयर के बारे में सोचेंगे। सो द आंसर विल बी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मॉड्यूल है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन, वी कैन शेयर आवर थॉट्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू, हम हमारे जो विचार हैं या आइडियाज़ हैं या फीलिंग्स हम शेयर करते हैं, कर सकते हैं किसके द्वारा? कम्युनिकेशन के द्वारा। रीडिंग, वाचिंग या हियरिंग, रीडिंग, वाचिंग और हियरिंग से समस्या को शेयर करने के तरीके नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो रिसीविंग मोड है। रीडिंग मतलब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वाचिंग मतलब उसमें भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सुनने में भी ये कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को कब शेयर करेंगे कुछ भी? जब हम कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। बातचीत के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स है वो दूसरों को शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। तो प्रभावशाली वार्तालाप या कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है? सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऑल ऑफ द बोथ। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट सभी है भाई, वो तो सिंपल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा बोल दिया कुछ जो सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है। क्लियर होना चाहिए, जो बोला वो उसको क्लियर शब्दों में कहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, वही बात है ना। सिंपल एंड क्लियर, और कंप्लीट भी होना चाहिए। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन फिर क्या करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलेंगे, तो उससे मिसकम्युनिकेशन होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है किसके लिए? अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है, बातचीत का प्रकार नहीं है? कौन सा? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल या सोरो? तो इसमें आएगा सोरो ही, मतलब दुख। दुख का कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये तो वर्बल मतलब हम बोलकर किसी को कोई मैसेज देना है तो सीधे सीधे बोलकर उसको बता दिया, तो ये होगा वर्बल। नॉन वर्बल मतलब इशारे से कुछ समझा दिया, है ना। जैसे किसी को भी इशारे में बोल देना कि भाई यहाँ से चलने के लिए कहना है, तो हमने आंखों से, हाथ से कुछ इशारा कर दिया, है ना, तो ये नॉन वर्बल होगा। विजुअल मतलब देख कर, कि हमने देख के ही कुछ मैसेज पहुंचा दिया, ये विजुअल है। तो ये तीनों क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार है, लेकिन सोरो नहीं है। सोरो क्या है, एक प्रकार का भाव है जो हमारे मन में होता है, दुख। ये कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विद हर टीममेट्स। भाई नित्या है जिसे कोई समस्या है, तो उसने क्या किया, वो उसने उसकी टीम के जो साथी थे उसके साथ उसको डिस्कस करना चाहती है। वांटेड टू डिस्कस एन इशू विद हर टीममेट के साथ वो किसी समस्या पर बात करना चाहती है। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट, यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा? रिटर्न, वर्बल, इमेज या वीडियो? ये वर्बल है, कि वो बातचीत के द्वारा अपने टीममेट को अपनी समस्या के बारे में बताएगी। नेक्स्ट, द वे वी सिट, और फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो। हाँ, जैसे मान लो हम कहीं बैठे हैं और हमारा जो चेहरों का हाव भाव है, हमारी शक्ल सूरत जिसे हम बना रहे हैं, जो जो भाव हमारे चेहरे पर आ रहे हैं वो, और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो हमारे शारीरिक जो शारीरिक स्थिति है वो किस प्रकार की कम्युनिकेशन को दर्शाती है? नॉन वर्बल, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ या नॉन? ये होगा नॉन वर्बल, क्योंकि हम बोले बिना हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे शरीर और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव से सामने वाले को मैसेज दे रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्या कम्युनिकेशन होगा? नॉन वर्बल। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ साइन, वर्ड्स, मैथ्स या इमेज। मैंने कहा वर्बल मतलब बोलकर, तो बोलने के लिए क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए, तो इसमें शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा हमें, किसके लिए? वर्बल कम्युनिकेशन के लिए।
फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जैसे बोलकर हम बताते हैं ना, उस कम्युनिकेशन के कौन से प्रकार हो सकते हैं। रिटर्न, स्पीकिंग, बोथ ए एंड बी, या लर्निंग। ये क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और स्पीकिंग भी हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रकार का हो सकता है, क्योंकि हम लिख कर दे रहे हैं मतलब शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन है। और स्पीकिंग मतलब बोल रहे हैं, तो वो तो वर्बल ही होगा, शब्दों का उपयोग जहाँ कर रहे हैं हम वो होगा वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, भाई क्लियर कम्युनिकेशन क्या होगा, साफ साफ मैसेज दे देना। डिफरेंट वर्क, अपोजिट वर्क, स्लो वर्क या फास्टर वर्क, उससे क्या होगा, सिंपल है, सामने वाले को फटाक से समझ में आ गया क्लियर कम्युनिकेशन क्या है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी काम पूरा होगा, सामने वाला या जो भी आपका आपका जो भी टीम है वो जल्दी से आपके मैसेज को समझ पाएगा। नेक्स्ट, सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। सीता ने क्या किया, अपने कस्टमर से पूछा कि मतलब किस प्रकार से मैं अपने बिजनेस को सुधार कर सकती हूँ, ये उसको समझने के लिए उसने क्या किया, कस्टमर से बातचीत की। तो ये कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, वर्बल, नॉन वर्बल, नो कम्युनिकेशन या रिटर्न कम्युनिकेशन। ये होगा वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि शब्दों के थ्रू या तो बातचीत के थ्रू उसने अपने कस्टमर से पूछा, अपना फीडबैक लिया खुद का कि भाई मैं जो बिजनेस कर रही हूँ इसको मैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकती हूँ, जैसे जिसे फीडबैक बोला जाता है। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट, Raj and Tej talk to each other only on the phone. What type of communication is this? राज और तेज ये अच्छे मित्र हो सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, फोन पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, साइन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। भाई बोलचाल फोन पर तो बोल के ही बात करेंगे, तो क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन राइटिंग, इस ये टॉपिक है। तो अभी देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन है। तो इसने क्या दिया, लेटर इज अ फॉर्म ऑफ, भाई पत्र लेखन, पत्र लेखन किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन या टेलीफोन। ये रिटन है, लिखकर ही पत्र लिखेंगे, पत्र लिखना, नाम ही पत्र लिखना है, तो लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होगा। अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज, एक फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किस प्रकार किसके लिए उपयोग किया जा सकता है, तो बोरिंग, ऑफिशियल, फ्रेंडशिप या फाइटिंग। ये होगा ऑफिशियल, कार्यालयीन पर्पज के लिए, है ना। बोरिंग, फ्रेंडशिप, फाइटिंग, ऐसा लड़ाई झगड़ा, दोस्त मित्र, ये सब कुछ इससे मतलब नहीं है। फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र क्या है, ऑफिशियल लेटर, जो कार्यालयीन या सरकारी शासकीय कार्यालयों में यूज होंगे या कहीं भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, है ना, क्या बोल सकते हैं, कार्यालयीन कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्रों को क्या कहेंगे अपन, औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट, रेग इन द लेटर मीन्स रिगार्डिंग, सब्जेक्ट, ग्रीटिंग या बॉडी। ये क्या होगा, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है REG, तो ये शॉर्टकट में लिखेंगे अपन। ये पूछा रेग का लेटर के अंदर REG का मतलब क्या होगा, तो REG किसका शॉर्ट फॉर्म है, रिगार्डिंग का। नेक्स्ट, टॉम रिसीव्ड अ लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंट इट, द लेटर वाज मिसिंग द एड्रेस। भाई टॉम को एक लेटर मिला जिस पर भेजने वाले का पता नहीं लिखा कि किसने भेजा है ये, तो ये किस प्रकार का जो मिसिंग एड्रेस है, ये क्या होगा, रिसीवर्स, सेंडर्स, ग्रीटिंग से सब्जेक्ट, ये सेंडर्स जिसने भेजा है, रिसीवर मतलब जो प्राप्त कर रहा है, सेंडर मतलब जिसने भेजा, ग्रीटिंग्स मतलब जो भी बर्थडे वगैरह या किसी त्यौहार पर रिसीव किए जाने वाले कार्ड्स उनको ग्रीटिंग्स बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो ये क्या होगा, सेंडर्स मैसेज, मतलब जिसने भेजा उसका उसने अपना नाम पता नहीं लिखा, तो ये किसका मिसिंग एड्रेस होगा, सेंडर का मिसिंग एड्रेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, सैम किसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। ही थॉट ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर टू द कंपनी, वह कंपनी को एक कवर लेटर लिखना चाहता है, बट हिज फ्रेंड सजेस्टेड टू अटैच विद द कवर लेटर, उसके फ्रेंड ने उसको क्या अटैच करने के लिए कहा, ब्रोशर, लीव, फॉर्मल या रिज्यूम। ये होगा रिज्यूम, क्योंकि नौकरी के लिए जब हम जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ पर हम रिज्यूम को अटैच करते हैं साथ में। रिज्यूम का मतलब होता है बायोडाटा एक प्रकार का, जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स भी होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी होगी और प्रीवियस जो जॉब एक्सपीरियंस होगा उसकी डिटेल भी होगी, तो इसको बोलेंगे हम रिज्यूम, है ना, रिज्यूमे या रिज्यूम, तो वो होगा। तो भाई ये नौकरी पाने से संबंधित है कि नौकरी के लिए कहाँ जहाँ कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत होगी, तो हम अगर लेटर लिखेंगे कुछ तो कवरिंग लेटर, उस कवरिंग के साथ हम क्या लगा देंगे, हमारा रिज्यूमे लगाएंगे। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं होगा, ईमेल, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये क्या होगा, ईमेल। ईमेल क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार है, क्योंकि ये क्या शब्दों से लिख के हम टाइप कर रहे हैं, तो ये एक वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं होगा ईमेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाउटिंग शोज वी आर एंग्री, चिल्लाना या दर्शाता है कि हम गुस्से में हैं। टॉकिंग वेरी स्लोली शोज वी आर टायर्ड और स्लीपी, भाई धीरे धीरे बातचीत करना यह दर्शाएगा कि हम थके हुए हैं या सोना चाहते हैं।
व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें से कौन सा हिस्सा है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले बातचीत किए हम इसको कैसे समझ सकते हैं? स्माइल, हैंड मूवमेंट्स, टोन ऑफ वॉइस या आई मूवमेंट। मतलब टोन ऑफ वॉइस मतलब बोलने का तरीका, कि भाई चिल्ला रहे हैं इसका मतलब आदमी गुस्से में है, हम इसी से समझ रहे हैं, उसकी टोन से हम गेस कर रहे हैं कि सामने वाला किस स्थिति में है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा हिस्सा इसमें शामिल है? तो देखो, शाउटिंग का मतलब अगर चिल्ला रहा है तो हम क्या, टोन ऑफ वॉइस मतलब उसके बोलने का तरीका, टोन ऑफ वॉइस मतलब बोलने का स्वर जिसको बोल सकते हैं, है ना, तो वो टोन ऑफ वॉइस होगा। तो वो समझ के बात करना है कि सामने वाला गुस्से में है या थका हुआ है या सोना चाहता है या जो भी है, तो ये होगा टोन ऑफ वॉइस। डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड, भाई हमारे खुद के बीच में और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? स्पेटियल डिस्टेंस, रिलेशनशिप, इनफॉर्मल या क्लोज, ये होगा स्पेटियल डिस्टेंस, जिसको बोलेंगे कि भाई हमारे स्वयं के और दूसरों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अदर पर्सन इज कॉल्ड स्पेटियल डिस्टेंस। नेक्स्ट, सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस। भाई सैमुअल है वो अपने साथ काम करने वाली जेरी से रोज ऑफिस में मुलाकात करता है। वेन वी आर विद अ कोवर्कर, भाई हम कोवर्कर कब हो सकते हैं? वी शुड नॉट स्टैंड और सिट टू हिम, जब हम कोवर्कर नहीं होते हैं तब क्या होता है? तो देखो, टू क्लोज, वेरी फार, मिनिमम डिस्टेंस या नेवर, ये होगा टू क्लोज, है ना, टू क्लोज। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है कि जब भी हम किसी कोवर्कर के साथ होते हैं, है ना, तो कोवर्कर के साथ होते हैं तो उसके साथ एकदम से बहुत ज़्यादा पास में खड़े नहीं होना या बहुत ज़्यादा पास में नहीं बैठ जाना, तो ये हमारे एक तरह से एटीट्यूड के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये टू क्लोज इसका आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे व्यावहारिक अनुभव के आधार पर भी सही किए जा सकते हैं। तो ये इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड शी नॉट डू। चेरी किसी इंटरव्यू के लिए जा रही है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? वियर फॉर्मल ड्रेस, अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, टेक हर रिज्यूम या वियर क्लीन क्लॉथ्स। तो ये इसका आंसर होगा कि भाई उसको बहुत ज़्यादा तड़क भड़क मेकअप करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। तो उसे क्या करना चाहिए? फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, रिज्यूमे अपना साथ में लेकर जाना चाहिए, या और साफ़ सुथरे कपड़े उसके पास पहने हुए होने चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस विल बी द आंसर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं ये। तो नेक्स्ट, ये जो था ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था। नेक्स्ट क्या दिया है? प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं ये क्या है। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, व्यावहारिक और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो इसको पढ़ने में हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए इसको। तो नेक्स्ट, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। हमें हमारे दोस्तों के साथ किस तरह से बातचीत करना चाहिए? फॉर्मली, इनफॉर्मली, क्वाइटली या नन? ये इनफॉर्मली। भाई दोस्त है तो उससे तो हम किसी भी तरीके से मजाक मस्ती किसी भी बात कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है मित्रों से बात करने में। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रकार कौन सा नहीं है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न या ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। रिटर्न हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, वर्बल हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ उपयोग में आता है? दोस्तों के साथ नहीं। दोस्तों के साथ तो हमने पहले ही कहा कि वो तो क्या होता है, दोस्तों के साथ नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम। हाउस, पार्टी या वर्क प्लेस, ये हमारे कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस जहाँ पे हम कार्य करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है? हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, क्योंकि वहाँ पर हम ऑफिशियली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस। विनोद अपने नए मैनेजर से उसके वर्क प्लेस पर मिलता है। ही हैड टू हिमसेल्फ फर्स्ट, तो उसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? थैंक, इंट्रोड्यूस, अप्रिशिएट या प्रेज। इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहले अपना परिचय देना पड़ेगा नए मैनेजर को कि भाई मैं ये आदमी हूँ या फला फला पोस्ट पर हूँ, ये उसे बताना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, मेंटेन अवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंटेन क्या। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो हमें हमारी ड्रेस हमें एक मतलब क्या बोल सकते हैं, अनुरूप हमारे कम्युनिकेशन या जिससे मिल रहे हैं उसके अनुरूप ड्रेस हमारा होना चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज को हमें क्या क्या मेंटेन करके रखना चाहिए? शाउट, मेकअप, आई कांटेक्ट या नन आई कांटेक्ट। क्योंकि हम जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना जरूरी है। नहीं तो पता चला कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूँ, तो उसे लगा कि यार ये कुछ और सोच रहा है या इसका ध्यान कहीं और है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए ठीक नहीं है, वो इट्स नॉट अ फेयर कम्युनिकेशन। तो इस तरह का होगा। तो ये इसका आंसर होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैपन थ्रू, भाई मेरे विचार और या मेरे कुछ आइडियाज़ हैं
तो वो अगर मुझे किसी के साथ साझा करना है या एक्सचेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन, लिसनिंग, वाचिंग या सिंगिंग? क्या करना पड़ेगा मुझे? कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी, जभी जाके मेरे अंदर के आइडिया मैं किसी को शेयर कर पाऊंगा। नेक्स्ट, एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द, भाई कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन के साथ क्या होना चाहिए? आइडियाज, टेक्स्ट, 6 C's या क्लोज? इसका आंसर होगा 6 C's। और ये 6 C's क्या है मैं बताता हूँ आप। 6 C's में आता है, सबसे पहले तो आता है क्लियर, भाई आपका मैसेज जो भी है वो क्लियर होना चाहिए, है ना, उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला 6 C में पहला सी जो आता है वो क्लियरिटी है। फिर दूसरा करेक्ट होना चाहिए, वो मैसेज जो है वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, भाई गलत सूचना आप किसी को दे नहीं सकते, मतलब देना नहीं चाहिए। तो आपका मैसेज जो है वो करेक्ट होना चाहिए, तो ये दूसरा सी है। तीसरा सी है कंप्लीट, आधी अधूरी सूचना पहुंचाने से सामने वाले के को दिक्कत होती है और उससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। तो वो आपका जो भी आप बातचीत कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, जिस प्रकार का भी कम्युनिकेशन करते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट होना। ऐसा नहीं है कि बहुत अननेसेसरी चीज़ें बताने के बाद आपने काम की बात सबसे लास्ट में बोली और वो छोटी सी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सार गर्भित और टू द पॉइंट, जो मैसेज आपका पॉइंट हो, जो सब्जेक्ट हो उसी पर बात हो, और वो बिल्कुल एक्यूरेट और कंसाइज होना चाहिए। तीसरा कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है हमें हमें अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमें सामने वाले को भी सुनना चाहिए, है ना। इसका एक रूल है, बी प्रॉम्प्ट विदाउट बीइंग स्टबर्न, बिना हटी हुए हाजिर जवाबी बनो, ये कहा जाता है कम्युनिकेशन में। तो ये इसका इसके 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 शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, कंसिडरेट होना चाहिए वो, मतलब कि दूसरे लोगों का माइंडसेट और ओपिनियन वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कम्युनिकेट करते टाइम। तो इसको बोलेंगे कंसिडरेट। तो ये है सी एक, 5वें नंबर का। नेक्स्ट है कर्टियस। कर्टियस मतलब विनम्र भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, काइंड और पोलाइट और विनम्र भाषा। ऐसा नहीं चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। तो 6 C's का हम पालन करना चाहिए कहाँ पे, हमारे वर्क प्लेस पर। तो 6 C में कौन से? क्लियर, क्लैरिटी, करेक्ट, कंप्लीट, कंसाइज, कंसिडरेट एंड कर्टियस। ये हमारे 6 C हैं कम्युनिकेशन के, जो कि इस कम्युनिकेशन रूल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट मेनली थ्रू, भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी संस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनका आपस में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है? लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, या अनफेमिलियर वर्ड्स? ये होंगे ईमेल्स के थ्रू। भाई ईमेल्स के थ्रू ही क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर्स आर इन अ मीटिंग। सूर्या और उसके 10 मेंबर किसी मीटिंग में है ना। सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी, सूर्या हिंदी में बात कर रही है। 6 मेंबर इन हिज टीम अंडरस्टैंड हिंदी, 6 मेंबर को तो हिंदी समझ में आ रही है। 4 मेंबर डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, और 4 मेंबर को हिंदी समझ में नहीं आती। व्हाट शुड सूर्या नॉट डू? भाई ये क्वेश्चन बेसिकली एक समस्या है सूर्या और उसकी टीम के बारे में, कि उसकी टीम में सूर्या है कोई, उसकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से वो सूर्या हिंदी में बात कर रही है, लेकिन 6 लोगों को तो हिंदी समझ में आ रही है, लेकिन 4 को हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? मीटिंग हिज टीम, टाकिंग, रिमूव 4 मेंबर्स, या स्पीक हिंदी, स्पीक इन हिंदी। तो उसको हिंदी में बात नहीं करनी, जब हिंदी समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में बात ही क्यों करना, तो उसको हिंदी में बात नहीं करना चाहिए, है ना। व्हाट शुड सूर्या नॉट डू? तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? स्पीक इन हिंदी। भाई 4 को समझ में नहीं आ रहा तो फिर ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करने से क्या मतलब? हमें ऐसी लैंग्वेज में बात करना है जो सभी लोग समझ सके, या नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए इस तरह, फिर उसके बाद हमारा मैसेज को जो डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट, विशु हैज़ टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू हिज मैनेजर। विशु अपने मैनेजर को कुछ सीक्रेट मतलब गोपनीय और ऑफिशियल दस्तावेज भेजता है। हाउ शुड ही नॉट सेंड इट? तो उसे इसको किस प्रकार नहीं भेजना चाहिए, कैसा ध्यान रखना चाहिए? व्हाट्सएप, ईमेल, स्पीड पोस्ट, डायरेक्टली मीट हिज मैनेजर एंड गिव? क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी वायरल कर देगा। व्हाट्सएप तो इनसिक्योर, वो तो पहली बात तो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में आता ही नहीं है। इट्स टाइप ऑफ सोशल मीडिया, इसको ज़बरदस्ती कम्युनिकेशन का तरीका बना रखा है, बट इट्स नॉट अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। व्हाट्सएप किसी प्रकार का ना तो उसमें गोपनीयता है, ना कुछ, ना कोई उसमें क्या बोल सकते हैं, प्राइवेसी है या कुछ है। तो व्हाट्सएप तो एक सोशल मीडिया का प्रकार है, तो ये इस तरह से कोई गोपनीय सूचना नहीं भेजी जाती है उनको, या तो ईमेल, स्पीड पोस्ट, या फिर डायरेक्टली उसको जो संबंधित व्यक्ति है उसको दिया जाए। तो व्हाट्सएप पर नहीं होगा ये आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है? वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन, और फिर है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो इन दो पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन इसमें दिए हैं। डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। भाई हर भाई कोई
एक काम है तो उसको अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? टीम वर्क, प्रोजेक्ट, मीटिंग या डिस्कशन, ये होगा टीम वर्क। क्योंकि टीम वर्क में टीम में तो कोई भी हर तरह के व्यक्ति होंगे। जैसे मान लो चुनाव का कोई कार्य है, तो चुनाव में क्या है, बहुत सारे कर्मचारी अलग अलग जगहों से लगे हैं, तो ये टीम वर्क होगा एक प्रकार का। क्योंकि सभी एक ही कार्यालय के या एक ही क्षेत्र के कर्मचारी नहीं होते, बहुत दूर दूर के अलग अलग कर्मचारी मिलकर एक टीम बनाते हैं, फिर वो चुनाव का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का काम, ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। भाई टीम वर्क की महत्व बताने वाला सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? यूनिटी, सिनर्जी, टीम या ग्रुप? इसका आंसर होगा सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है साथ में पार्टिसिपेशन होना। तो ये टीम वर्क का एक सबसे मेन जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है। सिनर्जी, सिनर्जी जो है ना, सिनर्जी मतलब सहक्रिया या साथ साथ में सहभागिता जिसको बोल सकते हैं, तो ये सहक्रिया है सिनर्जी। तो ये बताएगा बेस्ट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को ये सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो मैं इंग्लिश से हिंदी थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है, एकदम से वर्ड्स टाइम दिमाग में आ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी क्या मैं टाइम ले लेता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड। शेयरिंग जो है वो सभी को मतलब शेयरिंग क्या करता है? शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड क्या? हैप्पी, सैड, मोटिवेट या क्लोज? ये इसका आंसर होगा मोटिवेटेड। जैसे मान लो शेयरिंग में किसी चीज़ को शेयरिंग कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मेरे पास है, कोई आइडिया है, कोई थॉट है, विचार है, तो मैं अगर सबके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो हर किसी को क्या क्या फील करवाएगा कि हर कोई उसमें मेरे साथ सहभागी है। और दूसरा क्या है, वो मोटिवेट होगा, उसे काम करने की इच्छा होगी। जैसे मान लो मेरे साथ में 3 लोग हैं और मैं अगर किसी काम, मुझे टीम लीडर बना दिया और मैं उन तीनों को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, सारे डिसीजन मैं खुद ही लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और फिर वो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हम तो इस कार्य का हिस्सा है ही नहीं, जब ये खुद ही अकेले करना चाहता है तो ये अकेला ही है, फिर तो हम कर ही नहीं रहे कुछ। तो मैं क्या करूँगा, उनके साथ आइडियाज शेयर करूँगा, तो इससे क्या होगा, वो भी ऐसा फील करेंगे कि हाँ हम भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। और दूसरा क्या, वो मोटिवेटेड रहेंगे, उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छा करने का। नेक्स्ट, राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। भाई जो कोई ज्योग्राफी का कोई प्रोजेक्ट है जिसको राम, विनय और संदीप ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पर, इसको खत्म करने के लिए। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स। व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू? तो अब इसमें क्या होगा कि आंसर क्या होगा कि भाई विनय, राम, विनय और संदीप मिलकर किसी ज्योग्राफी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। विनय क्या करता है, कुछ भावनाएं, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करता है। तो विनय और संदीप सपोज टू डू, विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? लिसन अफेक्टिवली, प्ले या गो अराउंड द स्कूल या नन? इसका आंसर होगा लिसन एक्टिवली। उनको सुन तो सकते हैं कम से कम कि भाई विनय कुछ शेयर कर रहा है, तो विनय शेयर कर रहा है तो क्या होगा, इसमें आंसर होगा एक्चुअली यहाँ राम होना चाहिए। राम और संदीप को क्या करना चाहिए, तो राम होना चाहिए, ये राम होगा। राम और संदीप क्या करेंगे, उसको एक्टिवली सुनेंगे, ठीक है ना। तो लिसन एक्टिवली, जब एक व्यक्ति अपने विचार साझा कर रहा है तो 2 व्यक्तियों को उसको सुनना चाहिए। नेक्स्ट, टीना एंड लाइराज टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। भाई स्कूल में पेंटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर टीना और लाइरा काम कर रही हैं, है ना, उसको फिनिश करने के लिए। व्हाट शुड बोथ द टीम्स डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट? भाई दोनों को क्या करना चाहिए उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए? रजिस्ट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइट या आर्ग्यू? शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी को दोनों को आपस में बांट लेना चाहिए कि भाई एक एक दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं, है ना। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जवाबदेही दोनों साझा करें या साथ में मिलकर काम करें, आधा आधा काम बांटकर दोनों अपने अपने हिस्से का काम फिनिश करें। तो इसी से क्या होगा, ये दोनों मिलकर स्कूल का जो पेंटिंग वर्क है उसको पूरा कर पाएगी। तो ये फिनिश करने के लिए ये जरूरी है। रजिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो भाई विरोध करेगा एक दूसरे की, तो एक दूसरे से विरोध करेंगे तो क्या होगा, काम खत्म नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। आर्ग्यू करेंगे तो वो उसी में टाइम निकल जाएगा। ये, तो इसका आंसर होगा शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। 2 ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, 2 लोगों के 2 समूहों के बीच में एक दूसरे से असहमति और एक दूसरे से वाद विवाद, ये क्या कहलाएगा? टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पीनेस या नन? ये कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, विवाद हो गया भाई, 2 लोग, 2 तरह के लोग हैं वहाँ, उन ग्रुप के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, दोनों असहमत हो गए एक दूसरे से और आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वाद विवाद एक्चुअल में क्या क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ का जन्म होता है कॉन्फ्लिक्ट जब आते हैं या वाद विवाद होते हैं तब? नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पी इमोशंस या फाइट? फाइट तो सबसे लास्ट में होगा, लेकिन सबसे पहला क्या आएगा, नेगेटिव इमोशंस। फिर जाके वो काय में फिर ज़्यादा ही ज़्यादा तनाव हो गया तो फिर वो फाइट में तब्दील हो जाएगा। जैसे क्या होगा,
रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध आपने सुना है, तो क्या हुआ, पहले कॉन्फ्लिक्ट्स आए, वाद विवाद उत्पन्न हुआ, फिर नेगेटिव इमोशंस पैदा हुए और लास्ट में वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो कहाँ में कन्वर्ट हो गए, फाइट में कन्वर्ट हो गए। ये तो सबसे लास्ट है, लेकिन इसका पहला आंसर क्या होगा, नेगेटिव इमोशंस। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट्स, कार्यस्थल पर जो वाद विवाद है वो क्या चीज़ प्रभावित करते हैं, एबिलिटी टू वर्क, गेट मोर सैलरी, क्लीन द ऑफिस या कॉमन। ये क्या होगा, ये इसका आंसर एक्चुअली मैं गलत दिया है, ये सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एबिलिटी टू वर्क। ये कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करेंगे, वाद विवाद होंगे तो क्या है, आदमी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर होगा एबिलिटी टू वर्क। कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट्स, वर्क प्लेस पर जो काम है वो वाद विवाद है वो किसको प्रभावित करेंगे, एबिलिटी टू वर्क। इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर सूरज एंड रीना एंड नगमा ऑन फ्राइडे। जेम्स कॉल्ड सूरज एंड रीना बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म नगमा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई उसने क्या किया, जेम्स को अपने टीम मेंबर के साथ मीटिंग करना थी, सूरज रीना और नगमा ये इसकी टीम में है, लेकिन उसने क्या किया, सूरज और रीना को तो सूचना दे दी लेकिन नगमा से बात नहीं की, नगमा को सूचना भी नहीं दी कि भैया मीटिंग है या आ जाना है जैसा भी है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, पुअर कम्युनिकेशन, टाइपिंग एरर, स्ट्रेस या पुअर लिसनिंग। ये पुअर कम्युनिकेशन, भाई ये एक को सूचना दी नहीं, दो दो लोगों को बता दिया केवल, तो ये पुअर कम्युनिकेशन होगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, ये खराब कम्युनिकेशन जिसको कहेंगे। श्वेता एंड रक्षित आर कोवर्कर्स, श्वेता और रक्षित आपस में साथ में काम करते हैं। दे आर एंग्री विद ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट प्रॉपरली, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को ढंग से कंप्लीट नहीं किया, जिससे क्या हो गया, वो एक दूसरे से गुस्सा हो गए। विच इज़ अ गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस, तो इस प्रकार के विवादों को सुलझाने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है, रिमूव मेंबर्स, मेंबर को ही भगा दो, ये तो हो नहीं सकता। फाइंड डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कार्य को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाए। बीट ईच अदर, एक दूसरे को ही मारा पीटी कर दिया, भैया नहीं सुना तो ले दिया मिला के दो चार, ऐसा नहीं हो सकता। गिव पुलिस कंप्लेंट, पुलिस में ही जाके कंप्लेंट करा दी कि इसने काम कंप्लीट नहीं किया, तो ये तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, तो तक ही समझ में आता है, तो क्या होगा, कार्य करने का कुछ दूसरा हल निकालना, समस्या का दूसरा कुछ समाधान ढूंढना। तो अब ये नेक्स्ट आता है हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। भाई क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, तो निंदा से किस तरह से निपटा जाए। हर व्यक्ति, कोई ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा नहीं होती, जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता, हर व्यक्ति की पीठ के पीछे या आगे पीछे बुराई होती है, करते ही हैं लोग, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो इसके ऊपर है। और अगला आता है एसेसिंग योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को कैसे जांचा और परखा जाए, तो इस पर बात करते हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है और क्या बातचीत है। क्वेश्चन दिया है, नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, हमारे किसी काम या हमारी कार्यक्षमता के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो ये क्या कहलाएगा, अप्रिसिएशन है ना, कॉन्ग्रेगुलेशन, क्रिटिसिज्म या रिवार्ड। ये कहलाएगा क्रिटिसिज्म, मतलब निंदा होगी, ये हमारी निंदा कर रहा है कोई, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म में आएगा ये। इफ अ पर्सन रिसीव्स harsh, unfair and very negative criticism, they feel very unhappy, what type of criticism is that। कोई व्यक्ति जिसको जो मतलब बुरा, बहुत ही अनफेयर तरीके से बहुत नेगेटिव निंदा उसके पास आती है कहीं से और वो क्या बुरा फील करता है, तो ये किस प्रकार की निंदा होगी, हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म, अनफेयर क्रिटिसिज्म या नन। ये अनफेयर क्रिटिसिज्म होगा कि भाई अगर किसी में सुधार करने के लिए उसकी निंदा की जाए तो वो क्या होगा कि भाई ठीक है, वो उसके लिए सहायता करेगा कि उससे वो आगे सुधार करे, लेकिन इससे क्या होगा, डिमोटिवेट हो गया आदमी, वो अनहैप्पी फील कर रहा है, तो ये क्या होगा, अनफेयर क्रिटिसिज्म। ये बुरी निंदा होगी, निंदा तो बुरी ही होती है लेकिन फिर भी कुछ निंदा आदमी को फायदा कर देती है, लेकिन ये क्या है, ये डिमोटिवेट कर रही है उल्टा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन, भाई हमें हमारी निंदा के समय यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हैप्पी एंड जॉयफुल, काम एंड लिसन, शाउट एंड क्राई, फाइट एंड क्राई। ये काम, काम मतलब शांत, लिसन मतलब सुनना, शांत रहो और सुनते रहो कि वो क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। हो सकता है हम हमारे अंदर कमी है जो वो बता रहा है हमें नहीं पता हो, तो इनको इस टाइम पर क्या होना चाहिए, आदमी को शांत रहकर सुनना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिया रिसीव्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हेल्पफुल, मतलब वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आदमी को डिमोटिवेट किया जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कुछ फायदा करने वाली चीज़, तो हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड शी डू, लिसन, अंडरस्टैंड, थैंक हर मैनेजर, ऑल द सभी करना चाहिए भाई, उसके लिए मदद, वही उसके मैनेजर ने उसकी निंदा की को ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये या वो उसकी कमियां गिना रहा है कि भाई तुम्हारे लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें ये कमियां हैं, तो वो उसको क्या करेगी, फायदा होगी जो वो नहीं देख पा रही थी, तो इसके लिए उसको सुनना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए और मैनेजर को धन्यवाद कहना चाहिए, ये सभी उसको करना चाहिए जब वो क्रिटिसिज्म हेल्पफुल हो तब। नेक्स्ट, किशोर्स मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, किशोर के मैनेजर ने उसे पॉजिटिव फीडबैक भी दिया, नेगेटिव फीडबैक भी दिया।
किशोर इज फीलिंग कन्फ्यूज्ड, किशोर को कन्फ्यूज हो गया कि भाई अच्छा बोला या बुरा बोला। व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट, वो अगली बार में क्या करना चाहिए। काम डाउन एंड थिंक, शांत होकर सुनना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव पॉइंट्स गिवन बाय हिज मैनेजर, अपने बारे में दिए गए पॉजिटिव पॉइंट्स को सोचना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड नेगेटिव पॉइंट्स गिवन बाय द मैनेजर, अपने बारे में दिए गए नेगेटिव पॉइंट्स को सुनना चाहिए। आल दबो, ये सभी काम करना चाहिए। भाई उसे क्या करना चाहिए, पहले तो शांत होकर सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। फिर उसने जो अच्छा बोला उसके बारे में सोचना चाहिए, फिर जो बुरा बोला उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। ये सारी चीज़ उसको करना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल द अबव। ये जो सब्जेक्ट है बहुत व्यावहारिक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीवन में हर किसी व्यक्ति के घटित होती है। तो उस समय बहुत अच्छी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये सब्जेक्ट बहुत मदद करता है। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, हम कम्युनिकेटिंग करना शुरू कर देते हैं जब एडल्ट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन या ओल्ड, हम क्या हो जाते हैं, चिल्ड्रन। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, हाँ, हम बातचीत करना कब शुरू कर देते हैं, जब हम बच्चे हो जाते हैं। भाई एक तो है ना वो सबसे स्टार्टिंग एज जिसमें हम बोल नहीं पाते, उसके बाद जैसे हम बच्चे के फॉर्मेट में आते हैं तब हम बातचीत करना शुरू करते हैं। ये आंसर तो अब ये तो क्वेश्चन क्या ही आएगा, लेकिन देख लो जब हम चिल्ड्रन होते हैं, भाई पेरेंट्स और एडल्ट्स और इसके पहले हम बोलना सीख जाते हैं। कब, जब हम बच्चे होते हैं तभी हम बातचीत करना या बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट, रीता टॉक्स टू हर कस्टमर्स बट शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से। रीटा अपने कस्टमर से बात कर रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या बोल रहे हैं। व्हाट शुड शी डू, तो उसे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इंप्रूव हर लिसनिंग स्किल, स्टॉप टॉकिंग टू देम, फाइट विद द कस्टमर्स, या स्टॉप हर बिजनेस। क्या करना चाहिए, इंप्रूव हर लिसनिंग स्किल्स, उसे उसने उसके सुनने की जो क्षमता है उसमें सुधार करना चाहिए। तभी वो समझ पाएगी कि वो कस्टमर्स क्या कहना चाह रहे हैं। हम कई बार क्या होता है, कभी ढंग से सुनते ही नहीं है और बोल देते कि समझ में नहीं आया, है ना। जैसे मान लो अभी मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, अब आप ढंग से सुनेंगे ही नहीं और बोलते हैं कि ये तो पीडीएफ बेकार है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो क्या पता क्या लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो इंग्लिश में है पूरा, लेकिन मैं आपको एक एक वर्ड हिंदी में करके समझा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिसन केयरफुली, आपकी लिसनिंग स्किल्स में सुधार करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, अगर आप किसी ईमेल में अपने मैसेज को भेजने में असमर्थ हैं, विच स्किल शुड यू इम्प्रूव, तो आपको आपकी क्या क्वालिटी में सुधार करना चाहिए। भाई आप मेल भेजने में असमर्थ है, मेल में आपके मैसेज को समझा नहीं पा रहे, तो आपको क्या सुधारना चाहिए। राइटिंग कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, रीडिंग या प्लेइंग की राइटिंग, क्योंकि हम मेल क्या करते हैं, लिखते ही तो हैं, तो हमें लिखना नहीं आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि हम हमारी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लिखना नहीं आ रहा, तो हमारा राइटिंग कम्युनिकेशन सुधारना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यू आर स्केर्ड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, भाई अगर मान लो आपको किसी से बात करने में डर लगता है, व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन के बारे में आपकी शक्तियों का पता लगाना। फाइंड योर वीकनेस अबाउट योर कम्युनिकेशन, आपको जो कम्युनिकेशन में कमियां लगती है, क्या चीज़ें आपकी कमजोरी है उसका पता लगाना। फाइंड वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेस, आपको रास्ते ढूंढना पड़ेगा कि आपकी जो कमजोरियाँ हैं उसको कैसे सुधारा जाए। आल दबो होगा भाई, हमें हमारी जो शक्तियाँ हैं, हम किस तरह से अच्छे से बात कर सकते हैं वो भी पता लगाएंगे, फिर हमारी कमजोरियों का भी पता लगाएंगे और हमारी कमजोरियों और अच्छाइयों के बारे में सोच विचार करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, फिर हम बातचीत कर पाएंगे। तो आल दबो होगा इसका आंसर। सतीश ऑलवेज आर्ग्यूज विद हिज मैनेजर व्हेन हिज मैनेजर गिव्स हिम फीडबैक, जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है उसके काम के बारे में, तो वो हमेशा क्या करता है, आर्ग्यू करता है, वाद विवाद करने लग जाता है ना, बात उससे मतलब सवाल जवाब करने लग जाता है। व्हाट डू यू डू सतीश वुड डू, भाई आप सतीश की जगह क्या करेंगे, कि भाई सतीश जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपकी नज़र में कैसा है ये चीज़। लिसन एंड अंडरस्टैंड, गेट एंग्री, फील नर्वस, अवॉइड हिज मैनेजर, वो क्या करेंगे, लिसन एंड अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि मैनेजर एक्चुअल में ऐसा क्यों कह रहा है या किस बारे में वो बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हमारी कमजोरियाँ हैं जो हमें सुधार करना चाहिए। तो ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या है। इसके अब अगला जो होगा ये नेमिंग वर्ड्स को होगा, जो बेसिक इंग्लिश के आधारित होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन, वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो वीडियो है पीडीएफ है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जीवन में कुछ ना कुछ करिए ज़रूर, है ना। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।